2030 तक जो भारत की जो कंजम्पशन है वो करीब करीब आपकी 400 लाख मीट्रिक टन के आसपास हो सकती है। इसको मीट करने के लिए इंडस्ट्री क्या देख रही है, क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंजम्पशन लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2018 के अंदर 17-18 के अंदर देखा था कि भारत एक्सपोर्ट भी करने लगा था और आत्मनिर्भर भी हो गया था। 240-50 लाख मीट्रिक टन के आसपास का घरेलू जो डिमांड थी उसको भी फुलफिल किया और इसके साथ साथ में एक्सपोर्ट भी किया। क्या वो समय दोबारा से आते हुए आप देख रहे हो? 2025 की अगर मैं बात करूं तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी कमोडिटी है, कौन सी ऐसी दाल है जिस पर ट्रेडर्स की, फार्मर्स की पैनी निगाह रहनी चाहिए कि 2025 में ये बेस्ट रिटर्न दे सकते? इस समय पर एक और बड़ा जो चैलेंज आया है वो बड़ा तेजी के साथ बदलता हुआ आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये जो अभी आने वाली जो क्रॉप है इसकी यील्ड पर क्या आपको लगता है कि इफेक्ट पड़ सकता है? नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वनचंदा और आप देख रहे हैं मेरी कमोडिटी। आज हम बात करेंगे दालों की, चने की और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 दालों के लिए क्या कहता है। क्या 2025 कैलेंडर ईयर दालों के लिए 2024 की तरह निराशा वाला रह सकता है या यहां पर बाजार संभलते हुए नजर आएंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील बलदेवा जी इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार दालें क्या कहती हैं, चने का जोर कितना गर्म है। स्वागत है सुनील जी आपका। सुनील जी, पहला सवाल, 2025 दालों के लिए कैसा? पहले मैं 2024 की बात करूंगा। 2024 भी इतना ख़राब नहीं था। आप पहले देखें तो चना भी जो है 57-58 से 82 हुआ था और मटर का भी इंपोर्ट करके लोगों ने दो पैसा कमाया था। लेकिन बार बार सरकार ने जब केवल कंज्यूमर पे परख नीति बनाते हुए, जब बार बार नोटिफिकेशन को एक्सटेंड करते हुए, शॉर्ट टाइम के नोटिफिकेशन को जब एक्सटेंड करते हुए पॉलिसी बनाई, तो उस समय इंपोर्ट जरूर से ज़्यादा हो गया मटर का भी, और अब देख रहे हैं अब चना का भी इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ तक 2025 की बात है, 2025 फसल अच्छी है चने की। जहाँ तक बात है, चने की बुआई हो सकता है 10% कम हो, लेकिन यील्ड अभी तक रिपोर्ट यील्ड की अच्छी आई है। तो मई तक मुझे ये लगता है कि प्रेशर रहेगा, लेकिन जो ही सरकार के पास माल चला जाएगा और बाद में जब किसानों की आवकें कम होएगी तो एक नीचे के भाव में एक अच्छा उछाला चने में आ सकता है मई के बाद। मटर की बात करें तो मटर जो है आवश्यकता से ज़्यादा हमारे पास इंपोर्ट है। करीबन 11.5-12 लाख टन सभी पोर्टों मिला कर भी स्टॉक पड़ा है, और हमारी फसल भी आने वाली है जो पिछली बार 7.5 लाख टन की करीबन मंडियों में आवकें हुई थी येलो मटर की। इस बार थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी हमारे पास सफिशिएंट मटर पूरे साल भर की है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा जो डिपेंड रहेगा सरकारी नीति पे रहेगा, क्योंकि 28 फरवरी को नोटिफिकेशन खत्म हो रहा है मटर का। यदि सरकार एक्सटेंड नहीं करती है तो हो सकता है इसमें 8-10% की तेजी आ जाए। चने में यदि सरकार बंद भी कर देती है तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ खुद की फसल जो है वो चालू हो गई है, और जो मंडियां हैं वो करीबन 55 से 57 के बीच में बिक रही है, जो लगभग एमएसपी के आसपास है। जहाँ तक तुअर की बात करें, तुअर की क्रॉप बहुत अच्छी है। सरकारी खरीद अभी तक जोर नहीं पकड़ पाई है, तो मंडियाँ जो है एमएसपी से नीचे बिक रही है। और मैं इस चीज़ से अचंभित हूँ कि पिछले साल 2 साल में हमने तुअर में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी, लेकिन फिर भी सरकारी खरीद जो है वो एमएसपी से बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। बफर स्टॉक नहीं बनाया जा रहा है। अच्छा। सरकार के पास बफर स्टॉक केवल मसूर का है, मूंग का है, अब चने का सरकार का शायद बन जाएगा। लेकिन तुअर की फसल तुअर की जो आवकें जो हैं वो काफ़ी टाइम से आती जा रही है, और किसान आवकें लगभग 40% तक हो चुकी है, लेकिन खरीद अभी तक जोर नहीं पकड़ रही है। तो इसका बफर स्टॉक बनाना सरकार के लिए असंभव सा हो जाएगा। देखिए सुनील जी, आपने बात की है कि प्रोडक्शन इस बार काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। 2024 भी हालांकि आपने कई महीनों के अंदर बताया कि अच्छा रहा, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंपोर्ट देख लें तो तकरीबन 67 लाख मीट्रिक टन का इंपोर्ट अब तक दालों का हो चुका है, जिसमें मेजरली जो पोर्शन है आपका येलो पी का है, और इसके साथ में आपका देसी चना भी इंपोर्ट किया गया है, तकरीबन 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास वो भी आ चुका है।
अभी और भी ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 लाख मीट्रिक टन और भी देसी चना जो है वो इंपोर्ट किया जा सकता है। म्यांमार से तकरीबन 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास दालें आपकी इंपोर्ट हुई हैं। इस पूरे सिनेरियो को आप किस नज़र से देख रहे हो? एक चीज़। और अगर 67 लाख रिकॉर्ड अभी तक का रिकॉर्ड है कि 1 साल के अंदर में एक कैलेंडर ईयर के अंदर में 67 लाख मीट्रिक टन दालों का इंपोर्ट होना, इसको आप किस नज़र से देखते हो? और जो यहाँ पर डिस्कशंस के अंदर में निकल कर के आया कि 2030 तक जो भारत की जो कंजम्पशन है वो करीब-करीब आपकी 400 लाख मीट्रिक टन के आसपास हो सकती है। इसको मीट करने के लिए इंडस्ट्री क्या देख रही है? क्या यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई देती हैं कि यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि कंजम्पशन लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जहाँ तक मैं बात करूँ कि जो इंपोर्ट है, मैंने पहले भी कहा आवश्यकता से ज़्यादा इंपोर्ट हो चुका है। 30 लाख टन हमने मटर कर दी, 12 लाख टन 13 लाख टन हम चना करने जा रहे हैं। तुअर उड़द दाल लेके हमने 67 लाख टन जो दालें इंपोर्ट की है, उसकी कहीं भी आवश्यकता नहीं थी। हमें कहीं न कहीं एक नीति बनानी पड़ेगी। मैं बार बार इस बात को उठाता जा रहा हूँ कि हमें एक लॉन्ग टर्म नीति बनानी पड़ेगी कि हम एमएसपी से ऊपर जो ही भाव जाए, हम इंपोर्ट ड्यूटी जो है जीरो की तरफ ले जाएं, और जो ही एमएसपी से नीचे होता है हम ड्यूटी को उसी हिसाब से बढ़ाते जाएं ताकि इंपोर्ट ना हो पाए। 67 लाख टन इंपोर्ट, 260 से 280 लाख टन का हमारा प्रोडक्शन, करीबन 330 लाख टन। 330 लाख टन दालों की हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ आवश्यकता 280 से 300 लाख टन दाल की है। 30 लाख टन दालें हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक है। इसीलिए मैंने बार बार कहा आपको, चना हमारे पास अभी 12 लाख टन है, हमारी फसल आने वाली है, तो चना हमारे पास सफिशेंट अगले पूरे साल के लिए। मटर की बात करूं तो मटर की क्रॉप हालांकि 2 लाख टन कम है, लेकिन हमारे पास स्टॉक 12 लाख टन का है और हमारे पास 5 लाख टन की यहाँ की पैदावार हो जाएगी, तो 17-18 लाख टन मटर का हमारा साल भर का स्टॉक है। तो ये लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म जो सरकार नोटिफिकेशन इश्यू कर करके खोलती रही, इससे आवश्यकता से ज़्यादा माल आया, क्योंकि बाहर जो है वो माल रखने की कॉस्टिंग ज़्यादा है, माल रखने के खर्चे ज़्यादा है। तो बाहर जो है वो कोई भी सप्लायर या एमएनसी है वो बाहर माल नहीं रखता, वो इंडिया ला के माल रख देता है ताकि यहाँ पे जो है वेयर हाउस, लोडिंग, लेबर ये सब सस्ती पड़े। तो इंडिया को एक डंपिंग हाउस बना दिया गया है। इसलिए आपने ये देखा कि 67 लाख टन माल हमारे पास आ गया है। आप ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे पास अभी पोर्ट में जगह नहीं है माल रोकने के लिए। अच्छा। हम जो वेसल जो खाली कर रहे हैं वो ओपन में कर रहे हैं खाली। यदि बारिश आ गई तो वो माल भीग भी सकता है, खराब भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पोर्टों के पास वेयर हाउस में जगह नहीं है। कांडला में बात कर लें आप, मुंद्रा में बात कर लें आप, या टूना में बात कर लें, करीबन 15 दिन की वेसल की वेटिंग है। अच्छा। जिसमें हमें डेमरेज वेसल का देना पड़ता है, जिसमें हमें ना चाहते हुए भी डॉलर में हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है। डॉलर हमारे को ज़्यादा खर्च करते हुए हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम वेसल का किराया भी ज़्यादा दे रहे हैं, वेसल पे डेमरेज भी ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पोर्टों की जो फैसिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा माल हम आ चुके हैं। अच्छा। इस बजट के अंदर में खास तवज्जो दालों के ऊपर भी दी गई है। आत्मनिर्भर बनने की सरकार ने बात कही है। वही बात फिर घूम फिर करके आ जाती है कि 2030 सरकार ने भी ये टारगेट रखा है कि 5 साल के अंदर में दालों के अंदर में भारत को आत्मनिर्भर करना है। दूसरी तरफ किसानों की अगर हम बात करें तो किसान यहाँ पर प्रोड्यूस जो है दालों का वो लगाने में और उगाने में थोड़ा सा कतराता है। शायद वही जो बात है कि कई बार दालों के अंदर में एमएसपी के भी नीचे भाव चले जाते हैं, तो उससे वो बचता है और दूसरी अदर क्रॉप्स के बीच में अंदर में वो शिफ्ट कर जाता है। इस बजट के अंदर में जो अनाउंसमेंट हुई है और जो पूरा फोकस इस बार दालों के ऊपर रखा गया है, उसको किस नज़र से देखते हैं? और अगर आत्मनिर्भरता आ जाती है, जैसा कि हमने 2018 के अंदर 17-18 के अंदर देखा था कि भारत एक्सपोर्ट भी करने लगा था और आत्मनिर्भर भी हो गया था, 240-50 लाख मीट्रिक टन के आसपास का घरेलू जो डिमांड थी उसको भी फुलफिल किया और इसके साथ साथ में एक्सपोर्ट भी किया। क्या वो समय दोबारा से आते हुए आप देख रहे हो? जब 2016 में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने दालों पे आत्मनिर्भर होने की बात कही,
हमारे किसानों ने मेहनत भी करी और हम लगभग आत्मनिर्भरता की तरफ जा चुके थे, क्योंकि 2018-19 में आप देखेंगे तो 20-22 लाख टन का इंपोर्ट केवल हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे किसानों को अच्छे भाव मिले दालों का, तो उन्होंने दालों की तरफ रुख किया। लेकिन बाद में जो पॉलिसियां बनी वो उपभोक्ता परक पॉलिसियां बनी, जिससे केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखा गया कि उपभोक्ता को कम भाव में माल कैसे मिले, किसानों का और इंडस्ट्री का जो है वो हित अनदेखा किया गया। इसलिए हमने देखा कि जो ऊपर गया, हमें इंपोर्ट की जो 2022 देखें, 2023 देखें, 2024 देखें, धीरे धीरे हमारा इंपोर्ट बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ पे किसानों जो है वो दालों की तरफ से विमुख हो गए। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि तुअर का सरकार ने 100% तुअर खरीदने का लक्ष्य रखा था। तुअर की जो आवकें जो है वो नवंबर में चालू हो जाती है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ खरीदी जो है जोर नहीं पकड़ पाई है। तो हम 100% तुअर कैसे खरीदेंगे, कैसे किसानों को जो है हम एमएसपी दिला पाएंगे? तो हमें सबसे ज़रूरी है किसानों को एमएसपी के भाव दिलाना, इंपोर्ट को लिमिटेड करना। न बंद करने की मैं इसलिए बात नहीं कहूँगा कि कई बार बहुत अनावश्यक भाव जाते हैं, तो उसमें उपभोक्ताओं का हित भी देखा जाता है, इंपोर्ट भी करना चाहिए, लेकिन केवल उपभोक्ता का हित नहीं देखा जा सकता। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये देखने का कर्तव्य है कि किस चीज़ का ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, उस चीज़ को तुरंत रोका जाए। जैसे दालों में मटर, चना और मसूर का आवश्यकता से अधिक इंपोर्ट हुआ, एमएसपी से नीचे इंपोर्ट हो रहा है। तो ये एग्रीकल्चर का काम है कि इसको देखें और सही ढंग से प्रेजेंटेशन करें, ताकि सीओएम में डिसीजन जो है वो सही हो सके। प्राइस के अंदर में काफ़ी जंप देखा गया था। इसकी वजह से सरकार के ऊपर एक प्रेशर था कि जो उपभोक्ता हैं उन तक जो उचित दाम के अंदर में उत्पाद जो हैं वो पहुंचाए जाएं। और यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा था तो इन्फ्लेशन बढ़ने का यहाँ पर एक खतरा पैदा हुआ था। दालों के अंदर हमने तेज़ी देखी। चना भी आपका 8500 रुपये के ऊपर ट्रेड होने लगा, अमूमन 9000 रुपये के आसपास वो पहुँचा। वहाँ से अभी जो स्लिप देखा गया वो इसी वजह से देखा गया, जो इंपोर्ट अलाउ किए और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अलाउ किया गया कि ताकि प्राइजेस जो हैं उसके ऊपर पे लगाम लगाई जा सके। अब सरकार के पास दो चैलेंजेस आ जाते हैं। पहला, किसान को ठीक दाम मिले। दूसरा, जो उपभोक्ता है, जो एंड यूज़र है, उस तक सही कीमत के अंदर में और ठीक रेट के अंदर में माल पहुँचे। ये एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, सरकार को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उनकी जानकारी से ज़्यादा इंडस्ट्री की जानकारी ज़्यादा रहती है। इंडस्ट्री को पहले पता चलता है, इंटरनेशनल का भी, नेशनल का भी। चने की जहाँ तक बात करी, चने में अप्रैल में चना जो है सरकार ने इंपोर्ट खोल दिया था। उसका एक बड़ा कारण एग्री फार्मर ट्रेड एसोसिएशन का रहा था। एग्री फार्मर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जाके सरकार को बताया कि हमारे यहाँ यील्ड की खराबी रहने वाली है, क्योंकि वेदर जो है सही नहीं था। ठीक है। सरकार ने तुरंत डिसीजन लेते हुए अप्रैल में ही चना खोला, ताकि ऑस्ट्रेलिया में चना की फार्मर जो है बुआई कर सके, क्योंकि उस समय उनकी बुआई का टाइम रहता है। ठीक है। उसका एक डिसीजन अच्छा हुआ और हमें जो है जैसा आपने बोला 82 चना जाने के बाद चूँकि इंपोर्ट चालू हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड फसल हुई, इंडिया ने इंपोर्ट खोल दिया था बोल के, तो यहाँ पे कंट्रोल हुआ। ऐसे ही हम मटर की बात करें तो मटर जब 65 रुपया हो गया था, तो सारे लगभग न केवल एग्री फार्मर ट्रेड एसोसिएशन, सारी एसोसिएशन जाके बोला कि मटर 65 हो गया, इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए खोल देना चाहिए ताकि उपभोक्ता को रिलीफ मिले। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज देश के हित के बारे में सोचते हुए सरकार को जब बार बार सलाह दे रही है, जब ऐसा लगता है इंडस्ट्री को कि कंज्यूमर को बहुत ऊपर भाव में माल मिल रहा है, तो जाके सरकार को बताती है कि इंपोर्ट की आवश्यकता है। उस समय सरकार को चाहिए कि अपने डिसीजन ले, सारे मार्केट को रिव्यू करते हुए डिसीजन ले और उस समय इंपोर्ट खोले। अभी करीबन 4 महीने से सरकार के पास बार बार जाके इंडस्ट्री बता रही है कि अभी हमें कोई भी इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट खुला हुआ है। इसका एक कारण ये रहेगा कि किसानों को एमएसपी के भाव न चने में मिल पाएंगे, न मसूर में मिल पाएंगे, न तुअर में मिल पा रहे हैं। आगे जाके इसका लॉन्ग टर्म असर ये पड़ेगा कि अगले साल वापस किसान फसल की तरफ विमुख हो जाएगा। 2 साल बाद हमें फिर तेज़ी देखना पड़ेगा और उस समय इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा देश हमारे लिए उगा रहा है। आज हम विडम्बना है कि आज हम अफ्रीका को कह रहे हैं हमारे लिए दाल उगाओ, आज हम ब्राज़ील को कह रहे हैं हमारे लिए दाल उगाओ, आज हम अर्जेंटीना को कह रहे हैं हमारे लिए दाल उगाओ। सारे देश को हम कह रहे हैं हमारे यहाँ दाल उगाओ और हम वहाँ पे ऊपर भाव में ला के माल यहाँ ला रहे हैं,
और हमारे किसानों का माल जो है नीचे बिक रहा है। इसके बारे में हमें सोचना होगा और सरकार को पॉलिसी बनाते समय इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव का भी एडवाइस लेना जरूरी होगा ताकि सही डिसीजन ले सके, क्योंकि आप भी ये मानेंगे कि व्यापारी जो है चतुराई भरे तुरंत डिसीजन लेने में सक्षम होता है और वो देश हित में चतुराई भरे ही डिसीजन लेगा। जी, वायदा कारोबार के ऊपर क्या आपको लगता है कि दालें वापस आ जानी चाहिए, इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? देखिए, सरकार का फैसला है, लेकिन मेरा एक कहना मेरा हमेशा रहा है कि ये सेमी पेरिसेबल आइटम है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। किसी भी संगठन, किसी भी प्लेटफॉर्म या इवन सरकार भी इसको मैनेज नहीं कर पा रही है, जबकि सरकार 40% तक दालों का खरीदारी करती है और अपने पास स्टॉक रखती है। लेकिन सरकार चाहेगी तो सरकार भी इसको प्राइस को जो है कंट्रोल नहीं कर पाती। ये हमने पिछले 5 साल में भी देखा है। तो मुझे ये लगता है कि इसके प्राइस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन NCDX या कोई भी प्लेटफॉर्म को ये ज़रूरी है कि इसमें डेप्थ लाए और हर वर्ग को इसमें जोड़े, क्योंकि करीबन 20 साल के जब प्लेटफॉर्म जब NCDX को मिला हुआ था, NCDX बहुत ज़्यादा मेहनत करके न किसानों को जोड़ पाया, न इंडस्ट्री को जोड़ पाया, न मिलर को जोड़ पाया, न इम्पोर्टर को जोड़ पाया, न एक्सपोर्टर को जोड़ पाया। तो कोई भी समूह मिलके इसको कुछ टाइम के लिए प्राइस को मैनिपुलेट कर लेता था, उसको सरकार का कंसर्न रहा था, उसके लिए सरकार ने इस पर डिसीजन लिया। तो इस चीज़ को समझना होगा, यदि दोबारा खोलते हैं तो इसमें एक डेप्थ रहनी चाहिए ताकि कोई भी एक समूह या एक प्लेयर जो है इसमें भाव को मैनिपुलेट ना कर सकते। बिल्कुल, रेगुलेटरी मजबूत करते हुए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंट्रोड्यूस वॉल्यूम भी होना चाहिए और उसमें वॉल्यूम लिक्विडिटी बेसिकली होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लिक्विडिटी एक्सचेंजेस से आउट हो गई है, खास तौर पर एग्री कमोडिटीज को देखते हुए। 2025 की अगर मैं बात करूं तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी कमोडिटी है, कौन सी ऐसी दाल है जिस पर ट्रेडर्स की, फार्मर्स की पैनी निगाह रहनी चाहिए कि 2025 में ये बेस्ट रिटर्न दे सकता है? मुझे लगता है हर कमोडिटी में 5-10% का उतार चढ़ाव रहेगा, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। अभी हम करीबन 12 लाख टन इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, जिसमें कल 3 लाख टन की अभी तक कल खपत हुई है। 9 लाख टन हमारे पास इंपोर्ट का रह जाएगा। हमारी फसल आने वाली है। मटर में भी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक है। मसूर की बात करें तो सरकार के पास अच्छा खासा स्टॉक है। ऊपर से मसूर की जो है वो यील्ड भी अच्छी आती सुनाई दे रही है। जो पिछले साल मसूर की यील्ड 2.5 कुंटल की आई थी, वो इस बार 4 कुंटल 4.5 कुंटल तक की यील्ड आ रही है। तो मुझे लगता है कि मसूर की जो बुआई 20-30% कम भी हुई है, वो यील्ड भरपाई कर देगी। तो मसूर भी मुझे लगता है एक भरपूर सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई रहेगी। उड़द की जहाँ तक बात करें, उड़द देश में ज़रूर कम है, लेकिन बर्मा में फसल है। उसके बाद ब्राज़ील भी करीबन 1.5 लाख टन इंडिया के लिए उगा रहा है। तो हम चाहेंगे तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं उड़द का। और तुअर हमारे पास पहले से सफिशिएंट है और MSP से नीचे बिक रहा है। तो हर चीज़ MSP से नीचे बिक रही है। मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद जब डिमांड ज़्यादा रहेगी तो हो सकता है MSP से 5-7% ऊपर चला जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री प्रोएक्टिव है। जो ही तेज़ी आएगी, ये इंपोर्ट खोलने में यदि बंद भी हो जाता है, यदि 28 फरवरी को मटर बंद हो जाता है और 31 तारीख को मसूर और चना बंद हो जाता है, तो तुरंत खोलने के लिए प्रोएक्टिव रहेगी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री प्रोएक्टिव नहीं है, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट है कि उनको प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर का काम है इंपोर्ट रोकना, कंज्यूमर का काम है इंपोर्ट खुलवाना। तो जो अच्छे से प्रेजेंटेशन करेगा उसकी बात ही सुनी जाएगी और उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी। एक और अंतिम सवाल मेरा, चूँकि दालों की जहाँ पर बात हो रही है और इंपोर्ट्स की जहाँ पर बात हो रही है, हमने सेल्फ सफिशिएंसी की बात की, अदर बात की, एक जो अभी मेजर जो इशू दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि पेस्टिसाइड्स का भी मेजर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो रहा है। और इस समय पर एक और बड़ा जो चैलेंज आया है वो बड़ा तेज़ी के साथ बदलता हुआ आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये जो अभी आने वाली जो क्रॉप है, इसकी यील्ड पर क्या आपको लगता है कि इफ़ेक्ट पड़ सकता है? ये यील्ड को प्रभावित कर सकते हैं आने वाले 15-20 दिन, 1 महीना? जो मैंने पिछले आपके इंटरव्यू में जो मैंने बात यूज़ किया, मैंने कहा फसल ठीक रहेगी, वो इसी डर के चलते करी है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो मुझे लगता है जो लेट बिजाई हुई थी
उसकी यील्ड में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो पहले की क्रॉप है उसकी यील्ड अच्छी खासी आ रही है। ठीक है। चने की बात करें और मसूर की बात करें, जैसे मैंने बोला 4 से 5 क्विंटल तक का उतारा आ रहा है, तो यील्ड मुझे लगता है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेट फसल हुई है, लेट बिजाई हुई है, उस पे ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूर कुछ यील्ड पे फ़र्क पड़ने की आशंका है, लेकिन वो करीबन 15 मार्च के बाद दर्शक एक्चुअल पता पिक्चर नजर चलेगा, पड़ेगी। नज़र आएगी। 2025 के अंदर में मेरा ये अंतिम सवाल आपसे है, क्या प्राइस जो अभी आपने मूवमेंट बताया वो सिर्फ 5% से 8% के बीच के अंदर ही वेरी करेगा या इससे भी ज़्यादा वेरी कर सकता है? ये सरकार की नीति पर रहेगी, इंटरनेशनल मार्केट पे अवेलेबिलिटी पर रहेगा, और हमारी दूसरी जो लेट बिजाई है उसके यील्ड पर निर्भर करेगा। इन 3 चीज़ों पे निर्भर करते हुए प्राइस रहेगा। लेकिन अभी का सिनेरियो, इंपोर्ट ड्यूटीज इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? इंपोर्ट ड्यूटी इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो जैसा मैंने बोला, यदि ज़रूरत होएगी तो कंज्यूमर मिनिस्ट्री काफ़ी प्रोएक्टिव है, काफ़ी एक्टिव है, तुरंत डिसीजन भी ले सकती है कि इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो किया जाए। तो मेरे को ये लगता है कि ये शॉर्ट टर्म का रहेगा। यदि इंपोर्ट ड्यूटी आती है या नहीं आती है तो उसके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि व्यापारी पहले भी मात खा चुका है, दोबारा भी मात खा सकता है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फसल को ध्यान में रखते हुए, सप्लाई को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री को डिसीजन लेने चाहिए। आपने इंटरनेशनल प्रोडक्शन की बात की, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सिनेरियो आप प्रोडक्शन का क्या देख रहे हैं? अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है। आज अर्जेंटीना भी इंडिया के लिए उगाना चाहता है दालें, रशिया भी इंडिया के लिए उगाता है, ऑस्ट्रेलिया भी जो ही इंडिया ने इंपोर्ट खोला, पिछले साल 6 लाख टन चना था, इस बार 20 से 21 लाख टन चना हो गया। कनाडा की बात करें तो मसूर और मटर का प्रोडक्शन इंडिया के इंपोर्ट को देखते हुए निर्धारित करते हैं। तो आज वर्ल्ड जो है वो केवल इंडिया को मार्केट समझ के, इंडिया को देख के ही माल उगाता है। हमें ये चाहिए कि हमें इंडिया को डंपिंग हाउस ना बनाएं। जब ज़रूरत है हम उनसे इंपोर्ट करें, जब ज़रूरत नहीं है हम तुरंत इंपोर्ट को बंद करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एमएसपी से रिलेटेड भाव, प्राइस को जो है एमएसपी से रिलेटेड कर दें, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसी पे हम देखते हुए तुरंत डिसीजन ले सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी जब बनाएं, उसमें पॉलिसी मेकर में तो आप इंडस्ट्री को नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम एडवाइजरी कमेटी में इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत चर्चा में बने धन्यवाद। रहने के लिए। सुनील जी के मुताबिक कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा 2025 के अंदर में, वो आपका प्राइस जो है पल्सेस का डिसाइड कर सकते हैं। पहला है सरकार की नीतियां, सरकार की इंपोर्ट पॉलिसी क्या कहती है, क्या उसके ऊपर पे इंपोर्ट ड्यूटी इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर पे डिपेंड करेगा। दूसरा, क्लाइमेट और वेदर चेंज यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर सकता है, जिसकी तस्वीर जो है तकरीबन 15 मार्च के आसपास में साफ होगी। ये कुछ एक कमोपेश फैक्टर्स हैं जो पल्सेस के प्राइसेस की डायरेक्शन को तय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 5 से 8% के बीच के अंदर में बाजार प्लस माइनस खेल सकता है, यानी 5 से 8% नीचे भी जा सकता है, 5 से 8% ऊपर भी बाजार जा सकता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।